और ढेर सारी शुभकामनाएं आज के जन्म दिवस पर मेरी तरफ से। मैं भगवान से मनाऊंगा कि आप जितने भी सपने देखे वो सपने आपके सच हो और दुख की एक पल आपके पास ना आए, ऐसा कामना हम भगवान से करेंगे और ढेर सारी खुशियां मिले आपको। और थैंक यू साथियों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है हेल्थ मैनेजमेंट। कहीं न कहीं हमारी सफलता हमारे स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। एक अस्वस्थ इंसान एक बड़ी सफलता के लिए कभी आशावादी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका सारा दिमाग, सारा ध्यान उसके स्वास्थ्य पे ही टिका होता है, उसके अपने शरीर पे होता है। परिणाम स्वरूप वो किसी के बारे में कभी कुछ भी नहीं सोच सकता। तो आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या करने से कैसे हम अपना हेल्थ मैनेजमेंट और बेहतर कर पाते हैं। हम सब पहले से जानते हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही एक अच्छा स्वस्थ शरीर होता है। कहीं न कहीं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ हमारे लिए कितना आवश्यक है, ये बात हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य ही मेरा सबसे बड़ा धन है। जो इंसान स्वस्थ है, दुनिया में वो सबसे अमीर आदमी कहा सकता है। लेकिन दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, अगर वो अस्वस्थ है और आप पर्सनल जाके उनसे मिले, तो कहेगा कि सारा धन बेकार है स्वस्थ के सामने। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य की महत्वपूर्णता जो है, वो सभी धनों से बिल्कुल अलग है और होना भी चाहिए। क्योंकि ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, तो क्यों ना इसे हम स्वस्थ तरीके से रखा जाए। और हम सब जानते हैं कि हमारे जितने सारे नेटवर्कर दोस्त होते हैं, स्वास्थ्य के प्रति उनकी शिकायतें बहुत कम होती है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी-थोड़ी लापरवाही के कारण हम अपने स्वास्थ्य को चौपट कर देते हैं। शायद हमें ये पता नहीं चल पाता है कि हम क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ, क्या सोचें? क्योंकि सोचना तो पॉज़िटिव होता है, लेकिन खाना हमारे पॉज़िटिव में नहीं सँभल पाते। हम ये नहीं जान पाते कि हमारे शरीर में किसकी आवश्यकता है और किसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सिगरेट, जर्दा, गुटखा या कई ऐसे ड्रिंक होते हैं जो नहीं लेना चाहिए, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे लिवर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस ये जानते हुए भी कभी-कभी पार्टी में या कहीं भी वो यूज़ कर लेते हैं, ये सोच के कि इससे हमारे स्वास्थ्य को कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम हमारा जब मन अस्वस्थ होता है, तब हम अच्छा सोच नहीं सकते हैं। कहीं न कहीं स्वस्थ मस्तिष्क में ही सोचने की शक्ति बढ़ती है। हमें सही ऊर्जा मिल पाती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, हम माइंड को कॉन्संट्रेट कर पाएँगे। हमें रचनात्मक क्रिएशन जो होता है, क्रिएटिविटी होती है, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से समृद्ध व्यक्ति वही होता है, जो बिल्कुल एक स्वस्थ है। एक स्वस्थ इंसान ही आशावादी बन सकता है, बाकी अस्वस्थ इंसान कभी आशावादी नहीं हो सकता। उसकी आशा यही रहेगी कि कितना जल्द हम स्वस्थ रह पाएँ, लेकिन उसकी आहार-विहार, विचार और खान-पान के कारण स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार मुश्किल हो पाता है। हम ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर को एक पौष्टिक भोजन की ज़रूरत पड़ती है और हमें कौन से मिनरल्स, कौन से विटामिन, कौन से प्रोटीन की कितनी ज़रूरत होती है, शायद इसका आभास हमें नहीं होने के कारण मार्केट में जो भी उपलब्ध हो पाता है, फ्रंट में जो भी ऑयली और टेस्टफुल चीज़ें होती हैं, हम पहले उसी की तरफ रुझान जाता है, ये सोचे बगैर कि उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये जाने बगैर हम उसे यूज़ कर लेते हैं। और धीरे-धीरे एक बार में नहीं तो धीरे-धीरे आदत करते-करते कभी-कभी ये हो जाता है कि हमारा वज़न बढ़ जाता है। हमारी शरीर के अनुसार हमारा हाइट के अनुसार हमारा वज़न नहीं रहता, अनबैलेंस हो जाता है और फिर उसे कम करने में जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जद्दोजहद क्या कुछ लोग तो करते ही नहीं हैं। फिर उसके शरीर में धीरे-धीरे छोटी-छोटी समस्याएँ एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है समय के अंतराल में। क्योंकि समस्याएँ तुरंत पता नहीं चलता है, क्योंकि जब हमारे सेल डैमेज होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता शरीर को। लेकिन जैसे ही सेल डैमेज होने के बाद ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू होते हैं, तब हमें दर्द का आभास होता है। जब ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम पे बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर में इतनी ज्ञान नहीं, डॉक्टर में इतना पावर नहीं होता है कि हमारे ऑर्गन को ठीक कर पाए। वो कहता है या तो ऑर्गन निकाल दो
या तो उसको वैसे ही तरीके से रखने के लिए मेडिसिन प्रीफर करते हैं। वो ऐसा मेडिसिन जो उस ऑर्गन को कंट्रोल रखने के लिए हमारे किडनी और हमारे हार्ट पे इफेक्ट करता है, हमारे ब्लड पे इफेक्ट करता है। परिणाम स्वरूप जो एक छोटी समस्या को सही तरीके से रखने के लिए अन्य कई समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। हमें सब सकारात्मक सोचना पड़ेगा, हमें आशावादी बना रहना पड़ेगा, प्रसन्नचित्त रहना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ईर्ष्या को दूर फेंकना पड़ेगा, क्रोध को हटाना पड़ेगा, सही नींद लेनी पड़ेगी, संतुलित ऊर्जा का भोजन लेना पड़ेगा और संतुलित भोजन हमें लेनी पड़ेगी। तब कहीं जाके हम ये सब कर पाएँगे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जिसका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, उसके अंदर क्रोध की भावना, ईर्ष्या की भावना और कई सारे नेगेटिविटी चीज़ें उनके दिमाग में बार-बार आती रहती है। परिणाम स्वरूप जहाँ हमें पॉज़िटिव सोचना चाहिए, वहाँ भी उनकी बातें नेगेटिव हो जाती है। तो ये कंट्रोल तब हो पाएगा जब हम स्वस्थ रह पाएँगे। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना ज़रूरी है संतुलित भोजन, उचित भोजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए हम जानने का प्रयास करें कि हमारे शरीर में वसा, शर्करा और नमक का सेवन उचित रूप से करना पड़ेगा। वसा हम जानते हैं साथियों कि आज फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा फैट्स पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी पाई जाती है। लेकिन कहीं न कहीं वो वसा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हम जानने का प्रयास करें कि मध्यम क्रम में हम दूध, मांस, अंडे या फल, मेवा अगर जो हमें प्राप्त होती है प्रोटीन, वो प्रोटीन हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमें सब्जियों और अनाजों के थ्रू जैसे ब्रेड, चावल से जो कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होता है वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन हमें अपना वज़न को नियंत्रित करने के लिए हमें कैफ़ीन, अल्कोहल, विटामिन का सेवन ये सब हमें बैलेंस वे में करना पड़ेगा। आइए हम 10 टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या करने से हम अपनी हेल्थ को बेहतर कर पाते हैं। पहला है वसा का सेवन कम करें। वसा यानी फैट। साथियों जब हमें भूख लगती है और हम मार्केट में होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेफ़र किसे करते हैं? तली हुई चीज़ों को। और तली हुई चीज़ें में हम ये जानना भूल जाते हैं कि वो जिस ऑयल से तला गया, वो ऑयल क्या आज का फ्रेश ऑयल यूज़ किया है या कल का पुराना या कई महीनों से जला हुआ तेल में ही छान के बनाया है। और हम सब जानते हैं कि जब एक बार कोई ऑयल गर्म हो जाता है और दोबारा जब उसे गर्म किया जाता है तो बहुत सारे वो ज़हर बन जाता है, वो तेल ही ज़हर बन जाता है। वो रीयूज़ के लायक नहीं होता, वो बेकार हो जाता है। लेकिन बेकार किसके लिए है? जो स्वस्थ रहना चाहता है। और हमारा दुकानदार जो है, वो हमारी स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तल के बाहर रखना है और हम उस चीज़ को बहुत चाव से खा लेते हैं। ये जाने बगैर कि उसका जो कोलेस्ट्रॉल है, उसका जो क्या कह सकते हैं, जो नेगेटिविटी है उस जला हुआ तेल का, वो हमारे लिवर पे, हमारे ब्लड पे कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि वो हमारे लिए कितना हानिकारक है। उसके विकल्प में हमें क्या करना चाहिए? कभी-कभी हम स्नैक्स या कुछ ऐसी तली हुई चीज़ें जो पैक होती है, हम उसे खा लेते हैं और हमारी जो हमें प्रत्येक दिन वसा लेनी चाहिए, उस वसा की मात्रा से हम ज़्यादा ले लेते हैं, परिणाम स्वरूप हमारा ओवरवेट हो जाता है। और ओवरवेट होने से होता क्या है कि हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिर धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर, यही जो धीरे-धीरे वसा जमा होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल का स्तर धीरे-धीरे बढ़ते चला जाता है और हम हार्ट पेशेंट बन जाते हैं। हार्ट पेशेंट बन जाते हैं, हमारा ब्लड का जो क्या कह सकते हैं फ़िल्ट्रेशन होता है, वो फ़िल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है, कई सारी समस्या पैदा हो जाती है। इसीलिए जब भी खाने में प्रेफ़र किया जाए, फैट्स की मात्रा देख लें कि वो जो आज हमें जितनी ज़रूरत होती थी आज फैट्स की, क्या हम उसे ले लिए हैं या बाकी है? हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ लें, लेकिन अगर वो सही तरीके से बना हो तब लें। अदरवाइज़ मार्केट में उपलब्ध यानी जितनी ऑयली से छना हुआ जो मार्केट में सबसे सस्ता तेल उपयोग भी होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए एकदम नुकसानदायक होता है। दूसरा चीज़ है शर्करा यानी मीठा, चीनी। एक चीज़ मैं और बता दूँ मैंने बहुत साल पहले एक संत बता रहे थे कि इस पृथ्वी पे 3 ऐसे ज़हर हैं जिसको स्वीट्स पॉइज़न कहा जाता है। पहला पॉइज़न है अ,
चीनी, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा और सफ़ेद नमक। अगर ये तीनों में इंसान अगर कंट्रोल नहीं करे, तो धीरे-धीरे मरेगा लेकिन बहुत जल्द मर जाएगा। यानी मैदा हमारे लिवर के लिए बहुत खतरनाक है, वहीं पे चीनी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है और नमक, सफ़ेद नमक, ये भी अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो आइए हम जानने का प्रयास करें कि शर्करा से क्या नुकसान हो सकता है। एक्चुअल में शर्करा में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है। अगर आप देखें कि 1 चम्मच चीनी लें, तो 1 चम्मच चीनी में जो कैलोरी मिलती है, वो 1 प्लेट कहीं चावल से ज़्यादा होती है। तो वो हमारे लिए, जब हम बच्चे को जब भी क्या होता है शुरुआत दौर में जब बच्चे रोते हैं, तो हम उसे टॉफ़ी देके या चॉकलेट देके उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं और उनका स्वाद, उसे मीठा स्वाद उसे भा जाता है और उसकी हैबिट बन जाती है। और यही मीठा हैबिट करने के कारण उनके शरीर में एंडोफर्निस की प्राप्ति ज़्यादा होती है, जिससे उसकी भावना जो है, उच्च भावना जो है, वो तभी शांत होती है जब वो मीठा यूज़ करता है। और जब हम लगातार किसी व्यक्ति को मीठा ज़्यादा देते हैं, तो उसके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से हाइपोग्लाइसीमिया नाम की एक बीमारी होती है, जिससे चिड़चिड़ापन, जी मिचलाना, चक्कर आना, भूख कम लगना, ये सब समस्याएँ पैदा हो सकती है। कब? जब हम मीठा का यूज़ ज़्यादा करते हैं। यानी हमारे बच्चे में भी ये चीज़ चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाना या बात ना मानना, इग्नोर कर देना, ये सब समस्याएँ बच्चों में आ जाती है। देखिए, हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे बच्चे में ऐसी समस्याएँ क्यों पैदा हुई। हम उसे पीट देते हैं, हम उसे गुस्सा से डाँट देते हैं, लेकिन उसकी समस्या को जड़ तक जानकर हम उसे नहीं कह सकते हैं कि समस्या पैदा कैसे हुआ। तो मीठा हमें किस तरीके से लेना चाहिए? अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो आप फल खा लें। फल में जो मिठास है, वो हमारे शरीर के लिए कभी नुकसानदायक नहीं हो सकता है। अ, इस तरीके से जो नेचुरल मीठापा है, वो अगर आप लें, तो मेबी आपके शरीर को कभी नुकसान नहीं होगा और आप लंबे समय के लिए स्वस्थ रह पाएँगे। हम अपनी लाइफ में चीनी का उपयोग एकदम नहीं के बराबर कर दें, शहद का उपयोग बिल्कुल कम कर दें। चॉकलेट, कैंडी, कॉफ़ी, जो भी मिठास चीज़ है, उसको एकदम बिल्कुल कम कर दें और ऐसे चीज़ों को कभी ना लें जिसमें सुक्रोज़, ग्लूकोज़, माल्टोज़, डेक्सट्रोज़ या लैक्टोज़ या फ्रक्टोज़ लिखा होता है कि ये सब उसमें पाया जाता है। फिर से सुन लें कि जिन भोज्य पदार्थों में, जिन पैकेट में लिखा हो कि इसमें सुक्रोज़ पाया जाता है, ग्लूकोज़ पाया जाता है, माल्टोज़ पाया जाता है, सेक्टोज़ पाया जाता है या फ्रक्टोज़ पाया जाता है, अगर ये सब लिखा है तो उसका उपयोग बिल्कुल ना के बराबर करें। तीसरी चीज़ है नमक। नमक भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ये हमारे शरीर के द्रव्यों को नियंत्रित करने में, पीएच वैल्यू को संतुलित बनाने में काम करता है नमक। अगर संतुलित तरीके से रहेंगे, तो हमारे बॉडी का जो पीएच मान है, वो कम करता है। हमारी तंत्रिका और मांसपेशियों की एक्टिविटी भी नमक की भूमिका पे निर्भर करता है। साधारण तरीके से जो नमक हम खाते हैं, उसमें से 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। जो भी आप नमक खा रहे हैं, 40% सोडियम और 60% क्लोराइड होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में अगर 3000 मिलीग्राम नमक की ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन जो व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है, वो व्यक्ति को मात्र 2000 मिलीग्राम नमक चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हम इससे ज़्यादा नमक ले रहे हैं या कम नमक ले रहे हैं? क्या प्रतिदिन हमारे डाइट में 3000 मिलीग्राम नमक की ज़रूरत पड़ रही है? या हम उससे ज़्यादा नमक, अगर हम उससे ज़्यादा नमक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, हमारा हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाएगी, हम तनाव में आ सकते हैं और तनाव में आने के बाद क्या होगा कि हमें इदीमा नाम का एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हमारे शरीर में। यानी हमारे शरीर में गाँठ में जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर वो समस्याएँ ये हमारे नमक के असंतुलित लेने के कारण होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें नमकीन स्नैक्स जो मार्केट में मिलते हैं, चिप्स वगैरह जो मिलते हैं, जो तला हुआ चीज़ मिलता है, मेवा वगैरह मिलता है जिसमें नमक डाला हुआ रहता है, उसका यूज़ आप ना के बराबर करें। तली नमकीन चीज़ का सेवन कभी ना करें, अचार आदि यूज़ ना करें, भोजन में ऊपर से नमक लेके कभी ना खाएँ। जो नमक नेचुरल में पकाया गया है, अगर नमक कम है, तो आप उसी में संतुष्ट कर लें। कभी-कभी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन
रेगुलर आप नमक ऊपर से लेके खाने का प्रयास न करें। तो ये चीज़ हुआ, हमें अलग-अलग प्रकार से भोजन करें, यानी विभिन्न प्रकार से भोजन करने का हैबिचुएटेड करें। कभी-कभी होता है कि बहुत लोग को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, वो सब्ज़ी पसंद नहीं है, इस तरीके से नहीं पसंद है। तो इस तरीके से देखा जाए कि जिन लोगों को सभी तरह के भोजन लेने के हैबिट होते हैं, उनकी स्वास्थ्य अच्छी होती है। क्योंकि कई सभी तरह के भोजन में कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यानी हमारे हमारे शरीर में लगभग 40 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, और एक होता है माइक्रो, और एक होता है माइक्रो। माइक्रो में होता है विटामिन और मिनरल्स। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उससे क्या होता है कि अगर हम उस पे कंट्रोल नहीं कर पाएँ तो वज़न मेरा बढ़ जाता है। और वज़न बढ़ने के चलते कितनी सारी समस्याएँ पैदा हो जाती है, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बखूबी आप सब जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट का सेवन न करें। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होती है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमें जो मिलता है, वो है चावल, रोटी, और सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है। तो कहीं न कहीं हमें ये भी पता नहीं होता है कि हमारे बॉडी में कितने सारे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कभी-कभी ऐसा होता है कि एक इंसान कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़्यादा मात्रा लेने के कारण उसके शरीर में कई सारी परेशानियाँ पैदा हो जाती है। तो हमें ज़्यादा फल, क्योंकि फल का प्रेफ़र करना चाहिए, विटामिन्स, खनिज या अन्य तरह के भोजन, अलग-अलग तरह के भोजन का यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारा ब्लड लिपिड सुरक्षित रह पाए, और हमारे आंत में, हमारे लीवर में समस्याएँ पैदा ना हो, और हमें रेशेदार भोजन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। रेशेदार जिसमें रेशा हो। जैसे आप अगर गेहूँ से अगर आटा पिसवाते हैं तो उसमें रेशा ज़्यादा होता है, लेकिन मार्केट से जो आटा लेते हैं उसमें रेशा कम होता है। ये चीज़ आप ध्यान दें। दूसरी चीज़ है कि चना है, उसमें रेशा ज़्यादा होता है छिलके में। आलू का छिलका है जिसे हम सब्ज़ी में निकाल के फेंक देते हैं, वो रेशा हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको हम लोग रूट-छांस कहते हैं, फाइबर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें फाइबर वाला भोजन ज़्यादा करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने से हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, हमारे माइंड में सेरोटोनिन अधिक मात्रा में स्राव होने लगता है, और ऐसा स्राव होने से क्या होता है कि हम तनाव में रहने लगते हैं, हमें नींद भी सही नहीं आ पाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा मात्रा लेंगे तो ये छोटी-छोटी समस्याएँ आपको पैदा हो सकती है। और नेक्स्ट बिंदु जो हो सकता है कि हमें अपना मतलब आदर्श वज़न बना के रखना है। आपकी हाइट के अनुसार आपका वज़न कितना होना चाहिए, ये चीज़ आप जान लें, और आपका वज़न वैसा ही होना चाहिए, जैसा आपका वज़न 20 और 25 के बीच में रहता है। 20 साल और 25 साल के बीच में जनरली बहुत सारे लोगों का वज़न है जो परफेक्ट वेट होता है, तो कहीं न कहीं उस वेट को बनाए रखने के लिए हमें लगातार एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा। मॉर्निंग की रूटीन थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ का हैबिट जो हमें लगातार कई सालों से बन जाता है, उसे हमें दूर करना पड़ेगा। हमें सबसे सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मॉर्निंग का रूटीन। मॉर्निंग के रूटीन में हमें एक्सरसाइज़ करना, मेडिटेशन करना, ऊर्जा खपत करना, क्योंकि जो कैलोरीज़ हम लेते हैं, वो कैलोरीज़ क्या हमारी खत्म हो पा रही है? जितना कैलोरीज़ आप लेते हैं प्रत्येक दिन, क्या लगता है कि वो कैलोरीज़ आपका खपत हो जा रहा है या आपका स्टोर हो रहा है? अगर आपकी कैलोरीज खपत हो जा रही है तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी कैलोरीज अगर स्टोर हो रही है तो निश्चित रूप से आपका फैट, आपका वजन बढ़ेगा, और इससे छोटी छोटी समस्याएं पैदा होगी शुरुआत दौर में, जिसको आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में वही चीज आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा-सा बदलाव लाने से, जब भी हम खाना खाएँ, प्रयास रहे कि हमारा खाना तेज़ी से नहीं हो, तेज़ी से हम जल्दी में हड़बड़ ह ना, ताकि हड़बड़ तरीके से देखते हैं, कोई आदमी 5 मिनट में खाना खा खत्म कर लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे मन में भरपूर आनंद नहीं आ पाता है भोजन के प्रति, और फिर चंद घंटों के बाद हमें भूख का फ़ील होने लगती है। लेकिन जब वही चीज़ को हम धीरे-धीरे खाते हैं, तो हमारा दिमाग जो है, उसके गंध के, उसके रंग के, उसके स्वाद का भरपूर आनंद ले पाती है, और इससे क्या होता है कि हाइपोथैलेमस नाम का एक क्या होता है, एक केमिकल स्राव होता है, जो हमारे
पूरे शरीर को ये संकेत देता है कि हमारा भूख पूर्ण रूप से खत्म हो गया। और एक चीज़ और जान लें कि खाना खाने के 20 मिनट के बाद इंसान को फ़ील होता है कि मेरा पेट भर गया। और अगर आपको तुरंत होता है तो ये भी बड़ा अजीब सी फ़ीलिंग है। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि खाना खाने के 20 मिनट के बाद इंसान को फ़ील होता है कि मेरा वो पेट भरा हुआ है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि खाते-खाते ही हमें फ़ीलिंग हो जाए कि बस अब नहीं खाना है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना भोजन ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, हमेशा भोजन पर जब भी खाना खाएँ, हमेशा अपने भोजन पे ध्यान दें, ना अपना मोबाइल पे ध्यान दें, ना टीवी पे ध्यान दें, ना अन्य कार्यों पे ध्यान दें। बिल्कुल ध्यान आपका अगर भोजन की तरफ है, तो भोजन का सही फ़ायदा आपको मिल पाएगा। और नियमित खाएँ और समय-समय पे खाएँ। ऐसा नहीं है कि हमें अगर पार्टी मिला तो भैया ठूस-ठूस के खा लिए। अगर हमारी कैपेसिटी अगर 250 ग्राम की है तो पता चला कि वहाँ 400 ग्राम भोजन चला गया। तो ऐसा कभी ना करें, ये आपके लीवर के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लीवर को बहुत ज़्यादा पावर प्रेशर बनाना पड़ता है उस चीज़ को पाचन करने के लिए, और वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं लगी है, फिर भी हम खा लेते हैं। ओह! टाइम हो गया खाने का, चल खा लेते हैं, जो कि फीलिंग नहीं है खाने की। तो इस टाइप के भोजन से भी आप बचने का प्रयास करें। जब आप गुस्सा में हो, क्रोध में हो, तो इस तरीके से सिचुएशन में आप कुछ ऐसा चीज़ ना ड्रिंक करें। जैसे होता है कि बहुत जब लोग कष्ट में होता है तो जाके ड्रिंक ले लेता है किसी तरह का। तो ये चीज़ कभी ना करें। जब आप थके हो तो इस सिचुएशन में आप आराम करें घर पे। बहुत थकावट लगता है तो गर्म पानी से आप नहा लें। देखेंगे गर्म पानी से नहाने के बाद आपका जो शरीर है, बिल्कुल आपके शरीर का जो दर्द है वो बिल्कुल आराम हो जाएगा। और आप किसी तरह का अन्य मेडिसिन लेने से बचें, क्योंकि उसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट होती है। और आपका जो टेंशन है, आपका जो प्रेशर है वो ऑटो मोड में कम हो जाएगा। और कुछ बातें ऐसी जैसे कैफ़ीन से बचें। कैफ़ीन दैट मीन हम लोग कॉफ़ी, चाय, कोला या कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह पीते हैं। तो ये से क्या होता है कि ये सब पीने से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, नींद नहीं आएगा, पेट की खराबी, ये सब सारी प्रॉब्लम हो जाती है। चूँकि हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर को मात्र 200 मिलीग्राम कैफ़ीन की ज़रूरत काफ़ी है। लेकिन क्या लगता है 200 मिलीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। और एक मतलब कॉफ़ी कहा जाता है कि कॉफ़ी की 10 औंस में लगभग 90 से 140 मिलीग्राम कैफ़ीन पाया जाता है। सोचिए कितना नुकसानदायक होता है जब हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या कोला पीते हैं, भूल जाते हैं कि इसमें कैफ़ीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। हमारे शरीर को कैफ़ीन कितना चाहिए पर डे। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग शराब पीते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कौन लेते हैं, कौन नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी लोग लेते होंगे, आप ये जान लें कि ये बिल्कुल अल्कोहल है। और इसके पीने से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी करने वाला, या उसमें कैलोरीज़ हाई होता है, शराब में कैलोरीज़ हाई होता है, और ये हमारे विटामिन बी को नुकसान पहुँचाता है। जितने तरह का अल्कोहल होता है, हमारे शरीर में विटामिन बी को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और जब विटामिन बी का नुकसान होगा, तो ब्लड शुगर बढ़ेगा, रक्तचाप बढ़ेगा, और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए हम तो कहेंगे कि शराब से बचें, कोल्ड ड्रिंक से बचें। ये सब ड्रिंक हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। और अगर हमारे शरीर में, चूँकि हम गरीब हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फल या हरी सब्ज़ी तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फल बहुत महँगा हो गया है। इस कंडीशन में हमें सभी विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप प्रयास करें कि आप मल्टीविटामिन का कोई टैबलेट खाएँ, ताकि आपके शरीर का विटामिन में जितने तरह की विटामिन होती है, वो आपका मेंटेन कर पाए। यानी विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, जो इसमें कैंसर विरोधी गुण आ जाता है, वो आपको मतलब मिल जाए, सही तरीके से मिल पाए। इसीलिए एक हेल्थ केयर का सुझाव है कि आज के दौर में आपको मल्टीविटामिन का एक्स्ट्रा खुराक लेना अति आवश्यक है। जब भी आप भोजन करें, एकदम शांति प्रिय जगह पे करें, जहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। आपका मूड भी रिलैक्स होना चाहिए। आप स्थिरता के साथ भोजन करें, देखेंगे कि आपका शरीर का ब्लड स्तर धीरे-धीरे ऑटोमेटिक मोड में कम हो जाएगा, और उस भोजन का सही तरीके से आनंद ले पाएँगे। तो ये बातें हैं, हम सब जानते हैं
कि खुश रहो, स्वस्थ रहो। हमेशा ऐसा काम करें जहाँ पे आपको आनंद आए, प्रेशर